अभी तो धर्म का नशा है, लेकिन धर्म भी क्या किस लिए है? धर्म तो इसीलिए है ना कि आपके भीतर एक तरह की नैतिकता आए, सच बोलने का साहस आए। तभी तो सारी कहानियों में हमारे देवी देवता किस बात के हीरो हैं? इसी बात के तो नायक है ना हमारे, और आदर्श हैं कि उन्होंने झूठ को पराजित किया है, उन्होंने दमन को, उन्होंने अत्याचार को पराजित किया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप धर्म का नाम लेके अत्याचार को विजयी बना दें, झूठ को विजयी बना दें। ये कुछ समय तक चल सकता है, ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है। मतलब धर्म वही जो शांति दे। ऑफ कोर्स, इसीलिए धर्म ने हजारों साल यात्राएं की हैं कि वो तरह तरह के दुनिया में विचार आने के बाद भी जो धार्मिक मान्यताओं ने इतनी यात्राएं, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, हर धर्म में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समाज को थोड़ा नैतिक संबल तो दिया ही है, थोड़ा आध्यात्मिक संबल तो दिया ही है। लेकिन वो इसलिए नहीं दिया कि दमन को तुम बर्दाश्त कर लो, अत्याचार को बर्दाश्त कर लो, अत्याचारी को बर्दाश्त कर लो। तो जो लोग भी अत्याचारी के साथ खड़े हैं तो धर्म के खिलाफ खड़े हैं, भले झंडा उनके हाथ में धर्म का है। 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। लेकिन मानो सियासत ने हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मान लिया है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का इजी टारगेट है सनातन धर्म? हम लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में क्या हिंदू विरोधी बातों की कोई प्रतियोगिता चल रही है, कि कंपटीशन चल रहा है? हिंदू आस्था को रौंदने की निरंतर कोशिश हो रही है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? किसी और धर्म के बारे में ऐसा करते हैं तो सरतन से जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है, हिंदू जो है त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर अब जो है नारेबाजी पर उतर आया है और डराने धमकाने पर उतर आया है। जैसा बाकी धर्मों का डर होता है वैसे हिंदुओं का भी डर होना चाहिए। अरे आप बार बार किसी की सब्र का बांध तोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे तो फिर और क्या होता हुआ नजर आएगा? ना कोई धर्म इतना कमजोर है कि उसकी आलोचना से उसकी बुनियाद हिल सकती है। और ये जो आहत होने वाले का जो समाज है, दरअसल वो पॉलिटिकल हुलीगन्स का समाज है जो तरह तरह के बहाने ढूंढ के वो आहत होता रहता है। अगर विवाद और फसाद के मुद्दे नहीं ढूंढेंगे तो ना चाहते हुए भी आपको महंगाई पर डिबेट करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर सवाल पूछना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल पूछना पड़ेगा, 97% लोगों की आय देश में कैसे कम हो गई ये पूछना पड़ेगा। जब हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आपके राजा महंगाई पर बात करिए। रागिनी जी, आज आप कह रही है महंगाई पर, अब आपको सारी चीजें पता है। आज क्योंकि बेचारा हिंदू पिट रहा है और वो त्योहार बनाने लायक नहीं, आज आप मुझ पर आरोप लगा रही है कि आज मैं हिंदू मुसलमान और हम ये डिबेट कर रहे हैं महंगाई के नाम पर। महंगाई के नाम पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने बताया आप भी हिंदू मैं भी हिंदू, और यहाँ महंगाई की चिंता हो रही है, कमाल की बात है। काफी पैसा मिल रहा है उन्हें और बिना पत्रकारिता किए पत्रकारिता का लाभ उठा रहे हो। बिल्कुल। तो एक सवाल सरकार से नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप सर्जन हैं और सर्जरी ना करें तो आपको कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, कोई सर्जन नहीं कहेगा। तो सर्जन कहलाने के लिए आपको बहुत सारी सर्जरी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी, तब आपका हाथ जाके सत्ता है, तब आपका इलाके में नाम होता है। लेकिन यहाँ तो पत्रकारिता नहीं करने के लिए पत्रकार कहे जा रहे हैं और उन्हें सम्मान भी मिल रहा है। तो इस समाज में एक खूबी है, मैंने देखा है इस समाज को बहुत गहराई से, कि दलालों को भी महफिल मिलती है। हाँ, और दलालों में भी उसको जस्टिफाई करने के लिए कई सारे बेईमान और दलालों को कहा जाता है कि ये ईमानदार है, ये जो कहता है वो कर देता है, जो पैसा लेता है वो कर देता है। तो लोगों ने ईमानदारी की परिभाषा जो है बेईमानी के भीतर खोज ली है। तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैं, सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। क्या आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं? आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए। कोई नहीं बोलिए। ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मतलब ईमानदारी से बेईमानी करने वाले पत्रकार। हाँ, ईमानदारी से बेईमानी करने वाले पत्रकार। न्यू फोरम। हाँ, तो उनके साथ भी एक भीड़ खड़ी कर दी गई है, जो पॉलिटिकल वर्कर की भीड़ होती है। तो उन्हें लगता है कि क्या है, अगर हम कोई गलत काम ही कर रहे हैं तो हमारे साथ भी लोग हैं, लोग कहीं भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे मेरे लिए मोदी जी हैं वैसे ही मेरे लिए अर्नब जी हैं। उस देश के एकमात्र नेता मोदी जी हैं, वैसे ही मेरे लिए एकमात्र पत्रकार अर्नब जी हैं। मैं क्या करूं, आज सारे मेरे दर्शक जितने हैं वो तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अगर आप ईमानदारी के रास्ते चलेंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आपका ही दिमाग खराब हो चुका है, आप संतुलित नहीं हैं, आप बड़े भावुक हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया आपका, 100 तरह की बातें आप बोलें। और जैसे ही दलाली के रास्ते पे चलें तो लोग कहेगा लड़का बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैग्मेटिक है। हाँ, तो वो लोग बहुत प्रैक्टिकल कहे जाएंगे आज के समाज में। तो मैं जानता हूं कि समाज में ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत है, पर कोई बात नहीं, हर राजा हरिश्चंद्र तो नहीं कहलाता ना। नहीं, वो बात सही है। लेकिन युवाओं में है, आदर्श है। मैं देखता हूँ, चाहे वो वकालत पढ़ने वाले हों, चाहे मेडिकल पढ़ने वाले हों या पत्रकारिता पढ़ने वाले हों, उनमें एक आदर्श का बोध तो है। उन्हें लगता है कि
भगत सिंह जिंदा हैं, ऐसी बात नहीं है। गांधी भी जिंदा हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने समाज को आदर्श के मकाम पे प्रेरणा दी है और स्थापित किया है, वो लोग युवाओं के भीतर तरह तरह से जिंदा हैं कुणाल, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बेईमानों का टाइम अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। मतलब जो 2010 से 14 की डेमोक्रेसी थी पत्रकारिता में, वो तो मैं लिख के देता हूँ, जब कोई भी पावर में आ जाए वो वाली पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात कही, लिख के देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में ह्यूमन रिसोर्स को आप हटा नहीं सकते पत्रकारिता से, है ना। वो फिर बहुत मुश्किल है उन सबको हटाना, और वो काफ़ी उनकी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं। तो गोदी मीडिया का जो स्वर्ण युग चल रहा है वो अभी चलेगा, लंबा चलेगा। कि मोदी के 8 साल सनातन संस्कृति का ये पुनर्जागरण का काल है क्या? मैं मानता हूं कि मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल। मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल और सनातन का सूर्योदय, विपक्ष में भय। तो ये जो गोदी मीडिया है ये हमारे डेमोक्रेसी का हत्यारा है, उससे कम कुछ भी नहीं है। हर तरह के काम करने वाले किसान, मजदूर, हर तरह के काम करने वाले लोगों में लोकतांत्रिकता का बोध तो है। वो जानते हैं कि लोकतंत्र क्या चीज होती है और इसको हासिल करने के लिए क्या किया गया है। उस सेंसिबिलिटी को ये गोदी मीडिया खत्म कर रहा है और बता रहा है कि ऐसा करना सही है क्योंकि एक नेता के लिए जरूरी है। डेमोक्रेसी में क्वेश्चन करना कुणाल बहुत ही सीरियस काम है और बहुत ज्यादा सीरियस काम है, और इसमें जरूर हंसते खेलते रहना चाहिए। लेकिन तब भी आप हताश ना हो, आप निराश ना हो। अगर इसके बगैर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब आप फ्रॉड हैं। आप फ्रॉड हैं क्योंकि आप बहुत सारी चीजें चाहते हैं कि आदर्श तरीके से हो, वो सारी चीजें कभी भी नहीं होती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो हो, एक जिद हो जाती है आपके भीतर, तो आप हताश होंगे। आप काम कर रहे हैं तो आप हताश होंगे ना कि इस इमारत को ऐसे बनाना चाहते हैं, वो बन नहीं रही है। तो अब जैसे एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत उदास लग रहे थे, टूटे बिखरे लग रहे थे। फिर एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा अरे आप बहुत गुस्से में बोल रहे थे। फिर अब कुणाल कामरा साहब बड़े रिलैक्स लग रहे थे। ऐसे भी नहीं लगो यार कि लगे कुछ इस तरह से बोलो, लगे कि नौकरी गई है और तो इस तरह से। तो मुझे मालूम नहीं कि कैसा करना चाहिए। तो अभी कुछ महीनों तक खुद की तलाश जारी रहेगी, फिर धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। जैसे बेसिकली अब जो भी हमारे पत्रकार है, एक उनका एक संगठन हमें बनाना चाहिए, जो सरकार पीड़ित पत्रकार। तो वो सब अगर एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाए और सीधा अपनी बात रखे। काफी लोग हैं जिनकी नौकरियां गई सरकार के लिए, और वो एक प्लेटफॉर्म रहे जो मतलब फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ओनरशिप एंड सेंसरशिप, बिकॉज ओनरशिप के बाद तो सेंसरशिप आनी है, वो आनी है। और एक दूसरे तरह की सेंसरशिप है कि खोज कर लाई गई रिपोर्ट या न्यूज़ कुणाल आप देखेंगे कि वो गायब है, हर जगह से गायब है। जो मिनिस्ट्रीज के भीतर में इस तरह के डील में करप्शन की जो खबरें होती थी, वैसी वाली पत्रकारिता तो लगभग बंद है। और अगर कोई कर भी दे रहा है तो अच्छे अच्छे पत्रकार उसको ट्वीट तक नहीं करते हैं, वो हंसी मजाक वाले वीडियो ट्वीट कर देते हैं, है ना, उन सब चीज़ों पे बोल देते हैं। जैसे अभी गाना का डिबेट चल रहा है उस पर ज़रूर बोल देंगे, लेकिन आर्टिकल 14 ने या कैरवन ने या वायर ने या स्क्रोल ने किसी तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, कोई रिपोर्ट की है, उसको हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये जो हाथ नहीं लगाने का जो सिलसिला है, जो ट्रेंड है, इस पर भी गौर करना चाहिए कि किन खबरों पर हमारा बोलने वाला समाज चुप रह गया है। और इसके बाद भी इस बात को कोई गोदी मीडिया वाला नहीं बताता है कि हमारे गृह मंत्री बार बार क्यों गलत बोल रहे हैं, सरकार के मंत्री क्यों गलत बोल रहे हैं कि युद्ध रुकवा दी गई। तो ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, और ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। मोदी जी ने दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया और दोनों देशों के तोप के गोले बंद हो गए। इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है ना। अगर आप युद्ध रुकवा सकते हैं तो थोड़ा कानून भी बदल दीजिए। जो यूक्रेन से हमारे बच्चे लाए गए थे उनकी पढ़ाई का कोई व्यवस्था कर देते आप। वो तो फिर उसी युद्ध में गए हैं पढ़ने के लिए, रिस्क लेकर गए हैं, तो उनके लिए तो कुछ हुआ नहीं ना। तो इस तरह से ये प्रोपेगेंडा है, कई तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं रिलीजन के नाम पे, इसके नाम पे। और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता के नाम पे किए जा रहे हैं। भाई चुनाव वो जीते हैं, आप नहीं जीते हैं, आप नहीं चुनाव लड़ रहे थे, जिताया है ना, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जिताया है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करने लगते हैं, तो वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये भी देखिए लोगों को, सुनने वालों को, जो आपको सुन रहे हैं, बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उम्मीद मुझसे क्यों कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री को जर्नलिज्म करने के लिए लाखों करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, उस इंडस्ट्री से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप एक अच्छे हॉस्पिटल से इलाज की उम्मीद नहीं करते हैं? फिर वो चाहते हैं कि जो सड़क पे बैठा हुआ है सूटकेस खोल के, वो आपका किडनी ट्रांसप्लांट से लेके लीवर ट्रांसप्लांट कर दे खुले में? वो तो नहीं हो सकता ना। तो जहां जर्नलिज्म करने के लिए लोग रिक्रूट किए जा रहे हैं, जहां स्टूडियो बन रहा है, जिनके नाम पे लाइसेंस मिल रहा है, वो किस टाइप के जर्नलिज्म कर रहे हैं?
और जब लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया था तब शटअप यार कुणाल, है ना? और- मैं ही शटअप हो गया, अदानी ने मुझे सेटअप कर दिया। तो जो हमारे उद्योगपति हैं इनको टाइकून कहते हैं, बड़ा शेयर बन के फोटो खिंचाते हैं। इनकी स्थिति कारकुन जैसी। कारकुन मतलब प्यादा। हाँ, वो फोटो $1 बिलियन के हैं, फोर्ब्स में आ गए हैं, लेकिन हुजूर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। एक पत्रकार बोल रहा है, चलो भाई इसको हटा दो। मैं कह रहा हूँ कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाए जाए? क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार, वही पहनूंगा जिंदगी में। उल्टा मैं आपको बताता हूँ, वो पॉडकास्ट हमने शूट किया था, उसके बाद हम चले बाहर मॉल ऑफ इंडिया तक, गाड़ी में जा रहे थे, तो आपने बोला था अगली बार तब बात करूंगा जब छोड़ दूंगा नौकरी या निकाल दिया जाऊंगा। मैंने बोला ओके ये तो होना ही है। फिर काफी वक्त तक हुआ नहीं, फिर मैंने बोला शायद नहीं होना है, फिर हो गया। हाँ, मुझे पता था कि ये होना ही है, ये कई स्टेजेस में हो रहा था, तो लेकिन फाइनली हुआ भी, और लोगों को पता भी था कि ये आज न कल तो होना ही है, इसलिए तो कोई बात नहीं। वो जो चश्मा आपका ऐसे उलटते उलटते आता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जानेंगे? उस स्केल पे नहीं चल रहे होते, लेकिन छोटे से ही स्केल पे इसी एक दौर में कई तरह का समय चल रहा होता है। तो इसी एक दौर में आप भी हैं। आपका पेशा तो नहीं है कि आप सरकार को क्रिटिक करें, और लेकिन आप सबसे पहले आगे सामने में, जब सब कोई चुप हो जा रहा था और वो तराजू लेके सब घूम रहे थे कि बैलेंस लेके करेंगे कि अच्छा बुरा बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो बुरा को बुरा नहीं कह सकते थे सीधे सीधे, तो बुरा को बुरा कहने के लिए वो तराजू में इधर भी कुछ रखते थे, इधर भी कुछ रखते थे। तो ऐसे इसी समय में बहुत सारे लोग भी आए, और वो ये टेस्टिंग टाइम था जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर आ गए, बहुत सारे फिल्मों की दुनिया के कलाकार भी आ गए, और जो लोग अपने प्रोफेशन, अपनी कमाई को जोखिम में डालकर बोलने लगे। तो ये जो मुकाबला 1-0 का जा रहा था, उन लोगों ने कम से कम 1-0 का तो नहीं हुआ, भले वो टाई नहीं कर पाए, लेकिन एक आध गोल तो उन्होंने भी किया ही है। तो ऐसी बात नहीं है। ये है कि कभी भी भारत माता को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि उसके लालों में इतना दम नहीं था, उसकी बेटियों में इतना दम नहीं था कि जब सब कोई गर्दन मरोड़ रहा था और डर के मारे गर्दन झुका रहे थे, तो कोई था नहीं जो सर उठाकर बोल सके। तो कम से कम भारत माता को इतना आराम मिलेगा, उन्हें गर्व करने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये सब खत्म नहीं हुआ, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे। It is possible that they may lose the battle, but sometime resistance is not a matter of choice. Not all battles are fought for victory. Some are fought simply to tell the world that someone was there on the battlefield.